हेलो एवरीवन। हम वैदिक सभ्यता के सीरीज को पूरा कर रहे हैं। आज हम उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में उत्तर वैदिक सभ्यता के समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति और इसके राजनीति को देखेंगे। मैं करुणा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने यूजीसी नेट सीटेड जेटेड कंप्लीट किया है और मुझे 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आज हम लेटर वैदिक पीरियड अर्थात उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ये काल 1000 से 600 बीसी तक माना जाता है। मैंने आपको पिछले क्लास में जब ऋग वैदिक पीरियड पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ऋग वैदिक पीरियड था। ठीक है। और 1000 से 600 बीसी तक हमारा लेटर वैदिक पीरियड होता है। जिस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है उसे ऋग्वैदिक एज, और जिस काल की जानकारी बाकी वेदों से और अन्य वैदिक ग्रंथों से जैसे कि उपनिषद आदि, आरण्यक, ब्राह्मण आदि से मिलती है उसे हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानते हैं। हमारा अगला जो सोसाइटी के बारे में हम जानेंगे इसके उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में जानने से पहले हमें जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपना प्रसार दोआब क्षेत्र में कर लिया था। इससे पहले के जो ऋग वैदिक काल के जो लोग थे, जो आर्य थे, वो कहाँ रहा करते थे? तो वो सप्त सिंधु प्रदेश में रहा करते थे, जो पंजाब, हरियाणा और पंजाब का इलाका है, पाकिस्तान का इलाका है, उधर वो रहा करते थे। बाद में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपना प्रसार दोआब क्षेत्र में किया। तो इस प्रसार का कारण क्या था? तो लोहे के उपकरण बनने लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र को साफ किया और अपना विस्तार किया। इसके कई कारण थे। कहते हैं कि पुरोहितों के द्वारा अग्नि को नए प्रदेश का स्वाद चखाया गया था, जिसकी वजह से प्रसार हुआ। कुछ उत्साही राजकुमार थे जिन्होंने अपना अपना प्रसार किया। तो उत्तर वैदिक कालीन राज्य जो थे वो गांधार, कैकई, मद्र, मत्स्य, कुशीनगर आदि, कुरु, पांचाल, ये सब बहुत बड़े बड़े राज्य बनने लगे थे। इससे पहले ऋग्वेद में आपने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल में जो राज्य होते थे वो कबीले के टाइप से होते थे, ज्यादा बड़े नहीं होते थे। जो प्रमुख कबीले थे भरत और पुरु, ये बड़े होकर अब कुरु के नाम से जाने जाने लगे और सरस्वती और दुष्यवती नदी के प्रदेश में बस गए थे। जल्दी ही कुरुओं ने पूरे दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। पूरे भारत में धीरे धीरे इनका वर्चस्व देखने को मिलता है। तो वैदिक काल निर्धारण हम तो कैसे करते हैं? तो वैदिक काल निर्धारण हम वैदिक ग्रंथों के आधार पर करते हैं। हमारे अब इसके समाज के बारे में हम देखेंगे तो इसमें भी समाज के बारे में अगर हम देखें उत्तर वैदिक काल में तो परिवार यहाँ भी सबसे छोटी इकाई थी। फैमिली ही मुख्य आधार था, परिवार ही मुख्य आधार था उत्तर वैदिक काल में। लेकिन इस काल से हम देखते हैं कि चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई थी। 4 वर्ण व्यवस्था यहाँ से स्थापित हम देखते हैं कि हो गई थी। परिवार में अभी भी पिता की ही प्रधानता होती थी। पिता की प्रधानता होती थी परिवार में, जिसकी वजह से इसे कौन सा पैट्रियार्चल फैमिली कहते हैं, प्रधानता थी। और इसमें जो माता होती थी, जो प्रमुख, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, उनकी पत्नी जो होती थी, उनको भी बहुत सम्मान प्राप्त होता था। सारे बच्चों को, जो बाकी लोग होते थे, घर के सदस्य होते थे, उन सभी को पिता की आज्ञा पालन करना पड़ता था। जो मुखिया होते थे, जो सबसे बुजुर्ग होते थे, वही मुखिया होते थे। उनकी बातों का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना सबका कर्तव्य होता था। और पिता के आज्ञा का पालन करने के साथ साथ उनका बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता था। उनके सारे आदेशों का वो लोग पालन करते थे। फैमिली बहुत महत्वपूर्ण होती थी और ज्यादातर फैमिली क्या होती थी? संयुक्त परिवार। परिवार संयुक्त परिवार हुआ करता था।
इस काल में मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें की जाती थी, जैसे कि नृत्य, गायन यानी संगीत, जुआ भी खेला जाता है। इस काल में जुआ भी खेला जाता था, आपने देखा है महाभारत में इसका जिक्र है बहुत अच्छे से। इस काल में जुआ भी खेला जाता था। इस काल में हम मनोरंजन के लिए शिकार भी किया जाता था। तो बहुत सारे साधन थे मनोरंजन के। इस काल में फूड और ड्रिंक क्या था, इनके खाना और भोजन क्या था इस समय? तो इनके खाना और भोजन मुख्यतः दूध और दूध से बने पदार्थ थे। इसके अतिरिक्त शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के ये भोजन किया करते थे। मांसाहारी दोनों तरह के ये भोजन करते थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन इनका होता था। दूध दही के अलावा घी, चावल, गेहूं से बने पदार्थ आदि भी यूज किए जाते थे। सरसों के भी दानों को उपयोग का हमको व्यापक प्रयोग का पता चलता है। मांस विशेष रूप से उत्सवों और त्योहारों पर बनाया जाता था और सूरा का भी बड़ा प्रयोग होता था। सूरा सूरा बहुत इनका पसंदीदा पेय था। इस समय का वेशभूषा और प्रसाधन क्या थे, मतलब ड्रेस क्या पहनते थे, डेकोरेशन कैसे, अपने आप को सजाते कैसे थे? तो उत्तर वैदिक काल में जो कपड़े पहने जाते थे उनको नीवी, नीचे पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। और नीवी के ऊपर जो पहना जाता था उसको वास कहते थे, और उस शरीर के ऊपरी भाग में पहनने वाले वस्त्र को अधिवास कहते थे। और यही वस्त्र ऋग्वैदिक काल में भी पहने जाते थे। ये लोग सूती ऊनी दोनों ही तरह के वस्त्र पहनते थे। पगड़ी स्त्री और पुरुष दोनों ही लगाते थे, इनका पगड़ी का भी था व्यवस्था। स्त्री और पुरुष दोनों ही लगाते थे इसको। और ज्वेलरी भी स्त्री और पुरुष दोनों ही धारण करते थे। आभूषण ज्यादातर चांदी या सोने के बने होते थे। चांदी या सोने के आभूषण ये स्त्री और पुरुष दोनों ही धारण करते थे। बालों को झाड़ने के लिए कंघी का इस्तेमाल करते थे और अन्य श्रृंगार प्रसाधन का भी इस्तेमाल करते थे। इस समय की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? तो शिक्षा उत्तर वैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए थे। शिक्षा का उद्देश्य था जीवन को सुखमय बनाना। जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। और भावी जीवन से संघर्ष करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद शिक्षा आरंभ होती थी। उपनयन संस्कार की जानकारी हमें मिलती है। उत्तर वैदिक काल में हमें 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है। उपनयन संस्कार के बाद ही विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में भेजा जाता था, जहां गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे और शिक्षा प्रदान की जाती थी और शिक्षा लेने की प्रक्रिया होती थी। गुरु विद्यार्थी को वेद, उपनिषद, व्याकरण, व्यवहारिक ज्ञान आदि की शिक्षा देते थे। इसी समय हमें पता चलता है कि 16 संस्कार हुआ करते थे, जैसे कि गर्भाधान। ये प्रथम जीवन का प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार था। 16 संस्कारों का वर्णन हमें मिलता है। रुको एक मिनट। 16 संस्कार, तो 16 संस्कारों की जानकारी हमें मिली है। सूत्रकार गौतम ने 40 संस्कार बताए हैं और कुछ अन्य स्मृतिकार वो संस्कारों की संख्या 16 बताते हैं। और संस्कारों का विधान हम सूत्र साहित्य में, खासकर गृह सूत्र में हमको पता चलता है। ये सारे संस्कार, सबसे पहला जीवन का जो संस्कार होता था वो गर्भाधान का संस्कार होता था, और उसके 3 महीने बाद पुंसवन संस्कार, फिर सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण भेद, विद्या आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत अथवा गोदान, समापवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। इस तरह से 16 संस्कार करवाए जाते थे पूरे जीवन में। इस समय कास्ट सिस्टम पूरी तरह से जन्म आधारित हो गया था।
हमने ऋग्वेद में देखा, ऋग्वैदिक काल में कि वो कर्म आधारित था। अब जाति प्रथा जन्म आधारित होने लगी थी, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। ठीक है, इस समय आर्यों का विस्तार जैसे जैसे होने लगा था, इनका सामाजिक जीवन भी स्थिर होने लगा था। और जो धर्म की जो व्यवस्था जानते थे वो ब्राह्मण कहलाए, युद्ध में रहने वाले क्षत्रिय कहलाते थे, और शेष सारी जनता वैश्य कहलाती थी, जिसमें व्यापारी और कृषक थे। और सबसे निम्नतम वर्ग शूद्र कहलाता था, जो अनार्य थे, जो बाकी शेष तीनों वर्णों की सेवा करना उनका कार्य बता दिया गया था। आश्रम व्यवस्था इसी समय हम देखते हैं। आश्रम व्यवस्था, ये आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही नजर आता है। इसमें मनुष्य के जीवन को लगभग 100 वर्ष मान लिया गया था। औसत आयु उसकी 100 वर्ष मान ली गई थी, और 25-25 वर्ष करके पूरे आश्रम को बांटा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें कठोर ब्रह्मचर्य आश्रम जो था, इसमें मनुष्य कठोर नियमों का पालन करते हुए विद्या और ज्ञान की प्राप्ति करता था। विद्या और ज्ञान की प्राप्ति करता था। तो ये आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में बता रहा है। ठीक है, स्टूडेंट का जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है, जो 25 वर्ष तक चलता है। इसी आश्रम में आप पढ़ते लिखते और अपना करियर हासिल करते हैं। फिर दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम, ये सेकंड आश्रम है। ये पहला आश्रम गृहस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता था। इसमें भी मनुष्य 25 वर्ष तक रहता था। इसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम, ये तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। इसके अंतर्गत मनुष्य गृहस्थी से स्वयं को अलग करके त्याग और तपस्या की ओर बढ़ता था। तपस्या, सामाजिक कार्य करते